नमस्कार। मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरवड़ा ऑप्टिक्स के ए लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेनेल द्वारा विवर्तन की व्याख्या। फ्रेनेल द्वारा विवर्तन की व्याख्या। देखो, जो हमारा फ्रेनेल विवर्तन होता है, फ्रेनेल विवर्तन है, फ्रेनेल विवर्तन कब होता है? जैसे हमारा ये द्वारक है और ये हमारा प्रकाश स्रोत एस है, इससे इस द्वारक से प्रकाश स्रोत की दूरी और ये जो हमारा प्रदल है, ठीक है, जहाँ पे हमारा विवर्तन प्रतिरूप बन रहा है, उसकी दूरी क्या है? तुलनीय होती है या फिर बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है। ये हमेशा विवर्तन प्रतिरूप में ये जो दूरी है ये तो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जनरली हमारा स्रोत कभी कभी क्या है, इनफाइनाइट भी स्थित होते हैं, जो कि हमारे फ्रोनहोफर प्रतिरूप में होता है। यहाँ पे फ्रेनेल प्रतिरूप में ये अनंत पर स्थित नहीं होता कि जो दूरी है ये क्या सीमित दूरी है, कंपेरेबल है जो हमारा विवर्तन है, जो व्यतिकरण है वो विवर्तन है, उनमें मेनली डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है हमारा, उसमें क्या होता है, दो से अधिक प्रकाश की तरंगें जब अध्यारोपित होती है तो हमारे पास जो पैटर्न बनता है वो हमारे पास में, उसको हम लोग व्यतिकरण, जो घटना होती है उसको हम लोग व्यतिकरण की घटना कहते हैं। फ्रेनेल में क्या होता है, हमारा जो प्रकाश स्रोत एक होता है यहाँ पे मेनली, फिर बाद में क्या होता है, जो हमारी जो प्रकाश स्रोत होती है उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा, उसके कंपेरेबल हमारे पास में या तो कोई द्वारक होना चाहिए या फिर इसके रास्ते में कोई ऐसे अवरोधक होना चाहिए। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, यहां से सीधा नहीं जाकर के, ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा, सीधा सीधा नहीं जाकर के ये इस तरह से फैलता हो जाता है, ठीक है, और जो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है और फिर इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग व्यतिकरण विवर्तन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में ये द्वारक की जगह यहाँ पे ये है तो हमारा इसकी छाया के अंदर भी वैसे जाना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन प्रकाश इसकी छाया के अंदर भी एंटर कर जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह से होते हैं। और यहाँ पे तो फ्रेनेल विवर्तन है, फ्रेनेल विवर्तन की व्याख्या की उसने इस प्रकार से की कि प्रकाश का जो स्रोत है हमारा, उसमें हम लोग, जैसे ये हमारा द्वारक था, यहाँ पे जो हमारा जो तरंगे आ रही थी उसके लिए यहाँ पे हम एक तरंगाग्र मान सकते हैं, और फिर इस तरंगाग्र को इस प्रकार से मानते हैं कि इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स, और जो हमारा जो वेव फ्रंट है तरंगाग्र, उससे क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती है, जो क्या है, जहां पे जिस बिंदु से ये जनरेट होती है उस दिशा में इसका प्रभाव अधिकतम होता है, और उस से अन्य दिशाओं में जो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती है इससे वो कम प्रभावी होती है, ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। तो फ्रेनेल ने व्याख्या करने के लिए क्या किया, इसी प्रकार के उदाहरण का उपयोग करके और डिफ्रैक्शन पैटर्न तो इस प्रकार का है, जहाँ पे हमारा सोर्स इनफाइनाइट स्थित नहीं होता है हमारे, और उसके लिए जो बनने वाला पैटर्न है उसके लिए उन्होंने व्याख्या इस प्रकार से की कि हमारे जो तरंगे किसी स्रोत से तरंगे जनरेट हो रही है और किसी समय पे हमारा कोई तरंगाग्र जैसे बना, जैसे ये हमारा तरंगाग्र है, ठीक है, इधर बनाते हैं हम लोग, हमारा तरंगाग्र यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा किसी समय तरंगाग्र ए बी सी डी है, सी डी ये द्वारक पे था, ठीक है, और इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं, एकदम जैसे कि अगर हम लोग इसको ब्लैक बोर्ड के उसमें माने, तल में माने, तो जैसे इस बिंदु से जो तरंगिकाएं जनरेट होगी वो उनका प्रभाव इसके सिद्ध में सबसे ज्यादा हुआ और इधर सबसे कम हुआ, लेकिन इस बिंदु से जब जनरेट होगी तरंगिकाएं, ये तरंगाग्र है हमारा पूरा एक बी सी डी,
इस बिंदु से जो तरंगाग्र के इस बिंदु से जो द्वितीय तरंगिका जनरेट होगी उसका प्रभाव इसकी सीधी रेखा में ज्यादा होगा और बगल में कम होगा। तो उन्होंने व्याख्या करने के लिए तरंगाग्र एबीसीडी की कल्पना की। इस तरंगाग्र को हमने क्या किया, एक गोलाकार भागों में इस प्रकार से विभाजित किया। सपोज इसका तरंगाग्र का ये बिंदु O है, ठीक है, बिंदु O है, इस O से किसी बिंदु P पर, ये बिंदु P है, ठीक है, इस पर इस O बिंदु से P बिंदु पर कोई द्वितीय तरंगिका जा रही है और यहाँ इसकी दूरी B है। तो फ्रेनेल ने क्या किया कि ये जो तरंगाग्र है उसको आवर्तों में इस प्रकार से विभाजित किया कि इस आवर्त से इस बिंदु पे जाने वाली तरंगिका उसमें इसके जो दूरी है वो हमारी p प्लस लैम्बडा बाई 2, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो ये बिंदु पथ है उससे चलने वाली जो तरंगिका है उसका इस बिंदु से दूरी कितनी होगी, b प्लस 2 लैम्बडा डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार से हम लोग ये हमारा ये हमारा OM1, ये OM1, ये M2, ये M3 है। इनको हम लोग जो हमारा तरंगाग्र है उसको जोन में विभाजित किया उन्होंने फ्रेनेल ने, और जोन में इस प्रकार से विभाजित किया कि प्रत्येक जोन से इस बिंदु पे चलने वाली, प्रत्येक जोन से चल के इस बिंदु पे आने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं उनमें क्रमागत लैम्बडा बाई 2 का पदांतर हो, ठीक है। तो पहले जैसे यहाँ से आगे B है, तो नेक्स्ट जो हमारा जोन होगा उस जोन से यहाँ चल के आने वाली जो तरंगिकाएं होगी उनकी उसमें और इसमें कितने का पदांतर होगा, B प्लस लैम्बडा बाई 2, ठीक है, लैम्बडा बाई 2 का। फिर नेक्स्ट में B प्लस 2 लैम्बडा बाई 2। फिर यहाँ से जो आ रही है वो इसका दूरी कितनी होगी यहाँ से, इसलिए M3 है, तो इसकी दूरी होगी यहाँ से B प्लस 3 लैम्बडा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जो हमारा जो जोन है सेकंड जोन और थर्ड जोन है उनसे सेकंड जोन से P बिंदु पर आने वाली जो तरंगिका है उसमें और थर्ड जोन से P बिंदु पर आने वाली जो तरंगिका है उनमें कितना डिफरेंस होगा, पदांतर का लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस होगा। इसी प्रकार से हमारे पास जैसे कोई nवा यहाँ पे इस तरंगिका को nवा जोन में विभाजित किया, n जोनों में विभाजित किया, तो nवें जोन से इस बिंदु पे आने वाली जो तरंगिकाएं होगी उनका b प्लस n लैम्बडा बाई 2 डिस्टेंस होगी, ठीक है। इस प्रकार से इसने तरंगाग्र को जोनों में विभाजित किया और ये माना कि प्रत्येक जोन से जो तरंगिकाएं p बिंदु पर पहुंचती है उनमें क्रमागत जोनों से जो तरंगिकाएं जाती हैं उनमें लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, हो सकते हैं प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे हमने पहला जोन इस प्रकार से बांटा कि OM1 उसकी रेडियस है, तो इस OM1 जोन से इस बिंदु की दूरी b होगी, ठीक है, और यहाँ से चल के इस बिंदु पे जाने वाली जो तरंगिकाएं हैं उनके लिए पथ की दूरी कितनी होगी, b है। फिर हमने जो नेक्स्ट जोन है वो जोन कौन सा बनाया है, ये हमारा OM1 और OM2 के बीच का जो है, ये वाला जो बीच का है हमारा, ये हमारा सेकंड जोन है, ठीक है, ये हमारा सेकंड जोन है। और इस सेकंड जोन से इस P बिंदु पे जो तरंगिकाएं जाएगी उन तरंगिकाओं को B प्लस लैम्बडा बाई 2 पाथ कवर करना पड़ेगा। इस प्रकार से इस जोन में और इस जोन से जाने वाली जो तरंगें यहाँ पे होगी उनमें क्रम से पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से जाने वाली वो B पाथ तय करेगी, यहाँ से जाने वाली B प्लस लैम्बडा बाई 2 पाथ तय करेगी, तो पाथ डिफरेंस कितना गया, लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस आ गया। उसी प्रकार से ये हमारा थर्ड जोन है, सपोज करो ये थर्ड जोन है, हम लोग ये थर्ड जोन है, तो इस थर्ड जोन से पूरा है कि थर्ड जोन से इस P बिंदु पे जाने वाली जितने तरंगिकाएं होती हैं उनको B प्लस 3 लैम्बडा डिवाइड बाई 2 दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे पहले वाले जो कटिबद्ध था, ठीक है, जोन या कटिबद्ध जिसको बोलते हैं, उस कटिबद्ध से या जोन से इस
बिंदु P पर जाने में कितना पाथ तय करना पड़ेगा, b प्लस 2 लैम्डा डिवाइड 2 माइनस b प्लस 2 लैम्डा डिवाइड 2, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 3 लैम्डा डिवाइड 2 माइनस 2 लैम्डा डिवाइड 2, दैट इज लैम्डा डिवाइड 2, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एंड में कोई हमारे ये जो जोन है, एंड वाला जोन है, उस जोन से यहाँ P और बी बिंदु पर जाने वाली जो तरंगिकाएं हैं उनको b प्लस एन लैम्डा डिवाइड 2 दूरी तय करनी पड़ेगी, और इससे एक पहले वाले को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, b प्लस एन माइनस 1 और ये लैम्डा डिवाइड 2, b से b कैंसिल हो जाएगा, एन लैम्डा डिवाइड 2 माइनस एन प्लस एन लैम्डा डिवाइड 2 प्लस लैम्डा डिवाइड 2 इक्वल टू लैम्डा डिवाइड 2। इस प्रकार से क्रमागत जो जोन है उनमें उनसे जो तरंगिकाएं बिंदु P पर पहुंचती है तो उनमें लैम्डा बाय 2 का पथांतर रहेगा। तो इनमें क्या है, इनको हम लोग अर्धावर्ती जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें पथांतर कितना होता है, लैम्डा बाय 2 का। तो पाई कलांतर किसकी बराबर होता है, लैम्डा बाय 2 पथांतर की, और 2 पाई किसके बराबर होगा, लैम्डा की, ठीक है। तो जो कलांतर होता है वो क्या होता है, हाफ होता है, इसलिए इसको हम लोग जो जोन होते हैं उनको अर्ध आवर्त जोन बोलते हैं। एक आवर्त कितने का हो गया, 2 पाई का एक पीरियड हो गया, और ये पाई का है, ठीक है, हाफ पीरियड हो गया, ठीक है। तो जो हमारा लेवल बाय 2 किसके बराबर है, हाफ पीरियड के बराबर है, तो इसको हम लोग जो जोन पढ़ रहे हैं उनको हाफ पीरियड जोन कहते हैं, अर्ध आवर्ती कटिबद्ध बोलते हैं, ठीक है, अर्ध आवर्ती कटिबद्ध। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अर्धावर्ती कटिबंध है, ये क्रमागत कटिबंध है, उनका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उनसे इस बिंदु पे जाने वाली जो तरंगिकाएं हैं वो किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है उसके बारे में हम तय करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा O है, तो OM1 कितना होगा हमारा, इसको हम लोग R1, ठीक है, इससे इसकी दूरी OM1 R1 OM2 R2 OM3 R3, इस प्रकार से लोग इनकी त्रिज्याएं लेते हैं। तो देखो OM1 कितनी होगी हमारी, OM1 इक्वल टू, दिस इज OM1 इक्वल टू, ये हमारी यहाँ से बनाने के लिए 90 डिग्री है, तो ये हमारा कारण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा OM1 इक्वल टू M1 P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ठीक है। ये M1 है, ठीक है, जैसे पहला आया हमारा ये M1 आ गया, ये बिंदु O है, यहाँ से यहाँ की P की दूरी कितनी है, B है, और ये यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी B प्लस लैम्डा बाय 2 है, ठीक है। तो और ये हमारा OM1 है 90 डिग्री, तो ये जो हमारा समकोण बना है उसमें OM1 स्क्वायर इक्वल टू M1P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, और OP कितना है हमारा B, और M1P कितना है, दिस इज B, OM1 है R1 स्क्वायर इक्वल टू B प्लस लैम्डा डिवाइड 2 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको खोला हमने तो हमारा B स्क्वायर प्लस 2B लैम्डा डिवाइड 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड 4 माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास में जो बच गया R1 स्क्वायर इक्वल टू B लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड 4 बच गया, ठीक है। ये हमारा R1 आ गया, क्योंकि लैम्डा हमारा क्या है, जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्घ्य है बहुत कम होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में होता है, तो ये लैम्डा स्क्वायर वो भी कम है। जो हमारा विजिबल लाइट है उसकी जैसे 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम कितना है, 10 की घात माइनस 10 है। तो ये है लैम्डा स्क्वायर को नगण्य होता है, और इसको नगण्य मानने के कारण R1 स्क्वायर इक्वल टू B लैम्डा, और हमारी R1 कितनी आएगी, स्क्वायर रूट B लैम्डा, ठीक है। तो हमारी R1 कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट B लैम्डा, हम लोग R1 इक्वल टू स्क्वायर रूट B लैम्डा यहाँ पे आ गया,
ठीक है, ये हमारी R1 आ गई। अब उसी तरह से हम लोग R2 याद करते हैं। R2 क्या होगी हमारी? R2 होगी हमारी OM, ठीक है। R2 होगी हमारी, ये जो नेक्स्ट जोन आएगा यहाँ पे हमारा M2 है, ये हमारा M2 है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी हमारी, ये हमारी M2P है, और ये तो हमारी B है, ये B प्लस 2 लैम्बडा डिवाइड बाई 2, दैट इज B प्लस लैम्बडा ही है, ठीक है। कितनी है? B प्लस 2 लैम्बडा डिवाइड बाई 2। तो हमारी OM2 स्क्वायर इक्वल टू हमारी होगी M2P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। M2P कितनी है हमारी? B प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको हमने खोला तो कितना है हमारे पास? B स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2B लैम्बडा माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बच गया, ये क्या है हमारा? R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर। दिस इज B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2B लैम्बडा। और लैम्बडा स्क्वायर क्या होगा हमारा? नेगेटिव होता है, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? R2 स्क्वायर इक्वल टू 2B लैम्बडा, ओके। और R2 इक्वल टू फिर क्या हुआ? R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2B लैम्बडा। तो हमारा R2 कितना आ गया? R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2B लैम्बडा। वैसे ही हम लोग याद करते जाएं, ठीक है, याद करते जाएं, तो हमारे R में हमारा जो N1 जोन है उसकी त्रिज्या कितनी है? जैसे ये हमारा N1 जोन है, ये हमारी P है, ठीक है, ये O है, और ये हमारा N1 जोन था, Rn है, ये हमारी O और इसकी लंबाई B है, और ये N1 जोन की हमारी है यहाँ पे P प्लस N लैम्बडा डिवाइडेड 2, ठीक है। तो हम लोग ये याद करेंगे Rn कितनी आएगी हमारी? OMN, ठीक है। तो OMN स्क्वायर इज इक्वल टू हमारी MN P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ये कितनी है? B प्लस N लैम्बडा डिवाइडेड 2 होल स्क्वायर माइनस दिस B स्क्वायर Rn स्क्वायर। तो हमारी Rn स्क्वायर कितनी आएगी? Rn स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 2N B लैम्बडा डिवाइडेड 2 प्लस N स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड 4 माइनस B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया? दिस इज इक्वल टू 2NB लैम्बडा डिवाइडेड, दिस इज 2 एंड दिस इज N स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर 4, N स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड 4। लैम्बडा स्क्वायर काफी कम होता है, नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा, 2 से 2 कैंसिल होने पे हमारे पास क्या बचता है? NB लैम्बडा। तो ये हमारी Rn स्क्वायर कितनी आ रही है? Rn स्क्वायर इक्वल टू NB लैम्बडा आ रही है। तो हमारी Rn कितनी आएगी? Rn इक्वल टू स्क्वायर रूट NB लैम्बडा, ठीक है। तो जो प्रत्येक अर्धावर्ती जोन है उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो हमारी नेचुरल नंबर है n, उसके समानुपाती स्क्वायर रूट में समानुपाती प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये हमारी अर्धावर्ती जोन के क्या होगी? रेडियस होगी। तो इस प्रकार से हम अर्धावर्ती जोन की रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। अर्धावर्ती जोन की क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? देखो क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे हमारा पहला कंडक्टर है ये, जैसे पहला कंडक्टर है हमारा, उसका क्षेत्रफल हमारा ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा कंडक्टर ये है, ठीक है। तो ये तो हमारा M2 है, और ये तो यहाँ से सेंटर है, वो सेंटर से इसकी जो रेडियस आएगी वो हमारी R2 है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है हमारी, इसकी रेडियस है R1, ठीक है, ओके। तो हमारा प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध है उसका एरिया कितना आएगा? क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एरिया आएगा A1 इक्वल टू पाई B लैम्बडा आएगा, या हम लोग पाई R1 स्क्वायर A1 इक्वल टू पाई B लैम्बडा आएगा। ये A1 कितना है? R कितना है?
प्लस स्क्वायर रूट बी लैम्डा। उसी प्रकार से हम लोग इसका एरिया ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, a2 इक्वल टू पाई टाइम्स r2 स्क्वायर माइनस पाई टाइम r1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया है, जो खाली एरिया है, जिसको मैंने इस प्रकार से, ये हमारा डेप्थ जोन का एरिया आएगा, ठीक है। तो इस एरिया को इस प्रकार से निकालेंगे, ये जो हमारा सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, उसके एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया घटा देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा आएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है। r2 स्क्वायर कितना हमारा, r2 स्क्वायर 2b लैम्डा है, r1 स्क्वायर b लैम्डा, तो a2 कितना आएगा, a2 इज इक्वल टू पाई टाइम्स r2 स्क्वायर है हमारा 2b लैम्डा माइनस b लैम्डा है। तो 2b लैम्डा में से b लैम्डा गया तो दिस इज पाई b लैम्डा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो प्रत्येक अर्धावर्ती कटिबंध है उनका एरिया कितना आता है, पाई b लैम्डा, ठीक है। तो a कितना आएगा इसका, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू डॉट 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 an, ये सबका क्षेत्रफल पाई b लैम्डा ही आएगा। क्या आएगा, पाई b लैम्डा ही आएगा। तो जो हमारे अर्धावर्ती कटिबंध है उनके एरिया कितने आएंगे, उनके क्षेत्रफल आएंगे पाई b लैम्डा के बराबर। और जो क्षेत्रफल है किस बात पे डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा कटिबंध है, जो पूरा कटिबंध है ABCD, उस किस बिंदु पर हम लोग विवर्तन प्रयोग देखना चाह रहे हैं, इसे P बिंदु पे देखना चाह रहे हैं, तो वो इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, B। तो हमारा एरिया B पे डिपेंड करता है, प्लस जो हमारा जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य कितना है उस पर निर्भर करता है कि A इक्वल टू पाई b लैम्डा, ठीक है। तो हमारा एरिया निकला है प्रत्येक जोन का। अब हम चूंकि जो हमारे अर्धावर्ती कटिबंध इस प्रकार से है कि प्रत्येक अर्धावर्ती कटिबंध से इस बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगिकाएं हैं, दीप्त तरंगिकाएं, उनके बीच में λ/2 का कलांतर होता है, ठीक है, पदांतर होता है, ठीक है। तो λ/2 का पदांतर होगा, पहली जो होगी उसका हमारा जो दूरी b है, दूसरी की b प्लस λ/2 है, फिर b प्लस 2 λ/2, फिर तीसरी का तो दूरी होगी p प्लस 3 λ/2। इस प्रकार से b प्लस n λ/2, इन दोनों के बीच में पदांतर कितना आ रहा है, λ/2, और इसके बीच में फिर λ/2, और फिर इनके बीच में λ/2, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध से जो तरंगिकाएं जाएगी उसमें, और द्वितीय अर्धावर्ती कटिबंध से जो तरंगिकाएं जाएगी उनके बीच में क्या होगा, कलांतर होगा, और पाई का जो कलांतर होगा वो पाई का कलांतर होगा, ठीक है। इनमें पाई का कलांतर होगा, सबके बीच में पाई का कलांतर होगा। तो एक जगह जहाँ पे जो सबको सिद्ध करने के लिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वहीं दूसरी ओर विनाशी विवर्तन, तो ये इनमें इस प्रकार का ये तो हमारा पदांतर हो गया, ये कलांतर हो गया। तो हम लोग व्यायाम आयाम की बात करते हैं। आयाम होगा हमारे पहले बताया कि आयाम किसी भी अर्धावर्ती कटिबंध से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाएं होती हैं, उनका जो आयाम होता है दो तीन बातों पर निर्भर करते हैं कि जो आयाम r होता है, r इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ जोन, ठीक है। एरिया ऑफ जो भी जोन है उसका एरिया, ठीक है, एंड r प्रोपोर्शनल टू जो जोन है उसकी तीव्रता। थीटा के लिए क्या हमारा थीटा है, ये क्या होगा हमारा थीटा की तीसरा अर्धावर्ती जोन है तो थीटा 3 आएगा, ठीक है। ये n आएगा तो थीटा n आएगा, इसके प्रोपोर्शनल होती है। और एक होता है r इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ जोन, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो जोन है उसका इस बिंदु से औसत दूरी क्या है उस पर भी निर्भर करता है। तो देखो हम लोग r को किस प्रकार से लिख सकते हैं, r इज प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या है, एरिया सबके लिए हमारे पास कांस्टेंट था पाई बाय लैम्डा,
ठीक है, दिस इज पाई बी लैम्डा एरिया, ठीक है। देन 1 प्लस cos थीटा n, 1 प्लस cos थीटा n, ठीक है। और उसके बाद एवरेज डिस्टेंस क्या आएगी हमारी, एवरेज डिस्टेंस से हमारे पास कोई एनवे कटबंध के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो एनवे कटबंध के लिए जैसे आर ये हमारी b प्लस एन लैम्डा डिवाइड 2 है, तो किसी के लिए b प्लस एन लैम्डा डिवाइड 2 एंड प्लस b प्लस एन माइनस 1 लैम्डा डिवाइड 2, इनका औसत निकाल लेते हैं दोनों की डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आते हैं b प्लस एन एन लैम्डा डिवाइड 2 और एन लैम्डा डिवाइड 2, तो एन लैम्डा डिवाइड 2 एन लैम्डा डिवाइड 2 तो कितना आएगा, एन लैम्डा डिवाइड 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आएगा माइनस लैम्डा बाय 4, ठीक है। एन लैम्डा डिवाइड 2 एन लैम्डा डिवाइड 2 एन लैम्डा डिवाइड 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइड 2, ठीक है। तो ये हमारा b प्लस एन लैम्डा डिवाइड 2 माइनस लैम्डा डिवाइड 4। इस प्रकार से ये इसकी जो आयाम होता है किसी भी n में, जैसे r n के लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, r n के लिए ले रहे हैं, तो इस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा आयाम कितना होगा। या हम लोग इसे त्रिज्यता पे उपयोग करें तो हमारा r n इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस cos थीटा n, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा थीटा n बढ़ेगा, तो जैसे जैसे थीटा n बढ़ेगा, थीटा n बढ़ने के साथ में cos थीटा n डाउन होगा, अर्थात जैसे जैसे हमारी जोन है हम लोग ऊपर की ओर जाते जाएंगे और ये तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर जोन से इस बिंदु पर आने वाला जितने तरीके हैं उनका आयाम घटता जाता है, ठीक है। अब हम लोग परिणामी आयाम की बात करते हैं। परिणामी आयाम इस पूरे जो तरंगाग्र एबीसीडी से बिंदु P पर पहुंचने वाली जितने तरंगिकाओं के कारण जो आयाम है परिणामी वो r होता है, ठीक है। और प्रत्येक तरंगिकाओं जो कटिबद्ध है, अर्धावर्ती कटिबद्ध है, उससे बिंदु P पर पहुंचने वाले जो जितने तरंगिकाएं हैं उनका परिणामी आयाम r1 r2 r3 rn है, ठीक है। ये r1 क्या है, r1 पहले कटिबद्ध से इस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के कारण परिणामी आयाम है। ये r2 क्या है, इस दूसरे कटिबद्ध से इस पर पहुंचने वाली, और rn क्या है, n कटिबद्ध से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं का परिणाम आयाम है। अब हम लोग इनको ऐड करते हैं, हम जानते हैं कि जो परिणामी आयाम है r इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस cos थीटा n के प्रोपोर्शनल होने के कारण जैसे जैसे हमारा थीटा n बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा आयाम घटता जाता है। इसका मतलब है कि हमारा r1 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r3 ऐसे होगा, ठीक है। rn - 1 इज ग्रेटर देन rn1, ओके। दूसरा कि जैसे प्रत्येक कटिबंध से प्रत्येक जो दो क्रमागत कटिबंधों के बीच का जो हमारा पहुंचते हैं, प्रत्येक क्रमागत कटिबंध से बिंदु P पर पहुंचने वाले जो तरंगिकाएं होती हैं उनमें पदार्थ कितना होता है, लैम्डा बाय 2 का होता है। इस कारण हम लोग किसी एक को अगर धनात्मक मान, जैसे r1 को हम लोग धनात्मक मान लेते हैं, ठीक है। r1 को अगर हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं तो हमको r3 r5 r, ठीक है, इनको हम लोग क्या मानेंगे, ये सभी पॉजिटिव मानेंगे, और r2 r4 और r6 आदि को हम लोग नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि क्रमागत जो दो कटिबद्ध है उनसे बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं का जो आयाम होता है वो जो पदार्थ होता है वो लैम्डा बाय 2 का होता है और वो पाई कलांतर के बराबर होता है। इसके कारण विपरीत दिशाओं में उनके जो उनके जो आयाम है उनको हम लोग मान सकते हैं। जो कलांतर अगर लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस है, एक को अगर धनात्मक मान तो दूसरे को ऋणात्मक मान सकते हैं। तो परिणामी आयाम r कितना होगा, इनको सिंपली जोड़ लेते हैं, तो r = r1 - r2 प्लस r3 माइनस r4 प्लस -1 to the power of n
प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 आ गया तो 4 का 5 होगा तभी निकलेगा। ओके, तो ये हमारा परिणाम में आया हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। R2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? R2 इक्वल टू, क्योंकि R2 R3 और R1 के बीच में है तो इसको हम लोग R1 प्लस R3 डिवाइड 2 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और R4 क्या होगा? R4 इक्वल टू R3 प्लस R5 डिवाइड 2, ठीक है। इनका औसत के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग R इक्वल टू कितना होगा हमारा? R इक्वल टू R1 डिवाइड 2 प्लस R1 डिवाइड 2, ठीक है। R को मैंने लिखा R1 डिवाइड 2 माइनस R2 इस प्रकार से लिखा R1 प्लस R3 डिवाइड 2, देन R3 माइनस R4 क्या होगा? R3 प्लस R5 डिवाइड 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। ये R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, R1 डिवाइड 2, और एक R3 डिवाइड 2 से R3 डिवाइड 2 हाफ कैंसिल हो जाएगा, इसका हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो बचेगा R इज इक्वल टू R1 डिवाइड 2 प्लस, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे हमारा लास्ट का विषम है तो हमारे पास में -1 टू द पावर ऑफ जैसे R एंड डिवाइड 2 बचेगा और n प्लस, ठीक है। अगर n सम हुआ तो ये नेगेटिव बचेगा। जैसे यहाँ पे हमारा R4 सम है तो यहाँ पे n प्लस 1 ही बचेगा, ठीक है, n प्लस 1। R3 और ये R4 है, R4 का आप नेगेटिव बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा R4 तक ही रहेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में? यहाँ पे ये हाफ कैंसिल होने के बाद तो R5 डिवाइड 2 बचेगा और वो भी हमारा नेगेटिव बचता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जैसे R4 है 5 और 4 प्लस 1 5, ठीक है, नेगेटिव बचेगा, ओके। दैट इज क्योंकि जैसे जैसे हम लोग हमारे कैटेगरी की संख्या बढ़ती जाती है, आयाम बढ़ता जाता है, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो R इक्वल टू R1 डिवाइड 2, ये हमारा परिणामी आयाम होगा। तो इस बिंदु पर जो परिणामी आयाम होगा वो पहले कटिपथ के आयाम का आधा होगा, और जो हमारी तीव्रता होगी I इज प्रोपोर्शनल टू आयाम स्क्वायर होती है, आयाम स्क्वायर। तो I इज प्रोपोर्शनल टू इसका स्क्वायर किया तो R1 स्क्वायर डिवाइड 4, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे इस अर्धावर्ती कटिबंध की कहानी जो P पर तीव्रता होगी वो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध की तीव्रता का 1/4 होगी, ठीक है, उसका 1/4 होगी, जो कि I1 प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहाँ पे I1 आ जाएगा तो I इक्वल टू I1 डिवाइड 4 आएगा। तो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध की तीव्रता है इसका 1/4 तीव्रता आएगी। तो ये इस प्रकार से फर्नर ने जो हमारा तरंगाग्र था उसको अर्धावर्त जोन में बांटा और ये कहा कि किस प्रकार से, ये समझाया कि किस प्रकार से जो अर्धावर्ती जो जोन है उनके प्रत्येक बिंदु से द्वितीय तरंगिकाएं या कहेंगे जो हमारा तरंगाग्र है उसके प्रत्येक बिंदु से द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है, और ये तरंगिकाएं बिंदु P पर जाके विवर्तन प्रतिरूप बनाती है, फिर अध्यारोपित होती है, तो हमारा विवर्तन प्रतिरूप बनता है। और इनको जोनों में बांटा, प्रत्येक जोन से इस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच में जो पदांतर होगा वो λ/2 का होगा, और λ/2 पाई के बराबर होता है। इस कारण का आयाम भी विपरीत दिशा में ऐड होने के पश्चात जो परिणामी आयाम होता है वो प्रथम अर्धावर्ती जोन के आयाम का आधा होता है, और तीव्रता उसकी प्रथम अर्धावर्ती जोन की तीव्रता है उसका 1/4 होता है। तो ये इस प्रकार से